friends, I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and on this platform we are learning biology, and this session is for class 11. In class 11 we have started the new lesson, that is cell. In this lesson we are learning about the cell, ठीक है. And this lesson is very important, basic chapter है, ठीक है. इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना, क्योंकि ये चैप्टर के एप्लीकेशंस बहुत जगह हैं, ठीक है. भले ही अभी इस साल की नीट की बात करें तो देयर वाज ओनली 1 or 2 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, बट it is very important. If you are able to understand this chapter, you can apply, like as when you will get to know about the cell membrane, when you will get to know about the organelle, तो then you can apply, मतलब वो आप समझ सकते हो अदर उसके फंक्शन. जैसे when you will study about the respiration, तो रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के जब तक आपको पार्ट्स नहीं पता होंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा. क्लोरोप्लास्ट, व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे भी कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है. तो क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनल के फंक्शन जो है और पार्ट्स आपको यहीं से पता होने चाहिए. तो ये आपको बेसिक आइडिया देंगे, एलिमेंट्री आइडिया देंगे टू स्टडी एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है. तो इन द प्रीवियस सेशन आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल. आपके एनसीईआरटी से भी बेस्ड मैंने एकदम पूरी तरह से बताया है. तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर दोज डाउट. बट एडहेयर विद द एनसीईआरटी, हमेशा एनसीईआरटी से एडहेयर रहिए, ठीक है, और उसी से पढ़ते रहिए. आपको जो भी टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है दैट इज़ अनदर थिंग, बट एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़िए, उसको कभी छोड़िए नहीं. कभी भी किसी साइड बुक या और किसी चीज़ की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी पे फोकस रहिए, ठीक है. तो बढ़ते हैं आगे. देखो मैंने आपको बता दिया था कि हुक का मतलब जो फिलामेंट होता है, जो इनके बॉडी में जो फ्लैजिला होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं. फिलामेंट होता है, हुक होता है, बेसल बॉडी होता है. ये मैंने लास्ट टॉपिक इसके बारे में बता दिया था, ठीक है. कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक. ये मैंने एक टेबल लगा दी है, इसमें आप देख सकते हो कैरेक्टर्स हैं और प्रोकैरियोटिक सेल है. जैसे अगर हम न्यूक्लियर बॉडी की बात करें तो न्यूक्लियर बॉडी इज इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है. मतलब फुल डेवलप नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, प्रिमिटिव होता है. मतलब प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियोलस, आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल ऑर्गेनल होता है, दैट इज न्यूक्लियोलस. In this nucleolus you will come to know in the eukaryotic cell that in this nucleolus part there is a formation of rRNA. जो राइबोसोमल RNA होता है, मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं उनका सिंथेसिस होता है. तो न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है. माइटोसिस, नो माइटोसिस. तो मैं बताऊंगा आपको जब सेल डिवीज़न पढ़ाऊंगा. तो एक प्रोसेस होता है ए माइटोसिस. उसमें क्या होता है कि बस सेल डिवाइड कर जाते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता है. जैसे कोई सेल है बस वो उनके क्रोमोसोम्स डिवाइड कर जाते हैं, दैट इज़ ए माइटोसिस. तो माइटोसिस नहीं होता बल्कि एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ए माइटोसिस. डीएनए अरेंजमेंट जो होती है सिंगल होती है, क्लोज्ड लूप होते हैं. आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं. हिस्टोन प्रोटीन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, नॉट द प्रोकैरियोटिक सेल. रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था मीजोसोम्स होते हैं ना, दे पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस. फोटोसिंथेटिक apparatus, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट वगैरह तो होते नहीं, तो लैमिला है या क्रोमेटोफोर्स हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं. गोल्जी बॉडी, ये सब कोई ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होते, दे ऑल आर एब्सेंट. राइबोसोम होता तो है लेकिन उसकी साइज़ क्या है? 70S. सेल वॉल जनरली प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसका जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द प्लांट. जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, बट द बैक्टीरिया सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल्स. नाउ कम टू द फ्लैजिला. आपको मैंने फ्लैजिला के बारे में बता दिया था. साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, साइटोप्लाज्म में भी मूवमेंट होती रहती है, ठीक है. जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें मूवमेंट होती रहती है. तो या तो अब्सेंट होती है या तो मूवमेंट नहीं होती, और या तो रेयर है, ठीक है, कभी कभी देखी जाती है. वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं, लाइजोसोम अब्सेंट होते हैं. कैप्सूल, मैंने आपको बताया था ना कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है, वो कभी कभी कैप्सूल हार्ड लेयर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल. और जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो डीएनए सर्कुलर होता है. जो न्यूक्लियोइड में जो डीएनए होते हैं ना वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो कैसा होता है? डीएनए होता है और सर्कुलर होता है. तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. तो ये मैंने समराइज कर दिया पूरे टॉपिक को, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल में, वो पूरी तरह से मैंने इसको समराइज कर दिया. इसको अच्छे से पढ़ लेना. कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ को राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. एक तो हमने सबसे पहले ये जाना कि व्हाट इज सेल. सेल है क्या? सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आई एम जस्ट मूविंग विद द एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में जैसे जैसे दिया है सीक्वेंसेस एकदम वैसे ही मूव कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म. इसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है या नहीं दिया है शायद,
ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अगर हम सेल में से सेल वॉल को माइनस कर दें तो जो भी पार्ट हमें दिखता है, लिविंग पार्ट दिखता है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, वो प्रोटोप्लाज्म होता है। दैट इंक्लूड साइटोप्लाज्म, दैट इंक्लूड न्यूक्लियस, एवरीथिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडीज इट अपीयर्स एज अ क्लियर, ये क्लियर दिखता है, कलरलेस होता है, जेली लाइक जिलेटिनस सब्सटेंसेस होते हैं। इट इज़ वाटरी सॉल्यूशन। भाई अगर जेल लाइक है तो मतलब ऑब्वियस है कि इट विल बी अ वाटरी सॉल्यूशन ऑफ वेरी स्मॉल ग्रेन्यूल। इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू दिस इट अपीयर्स एज विस्कस, और इसी की वजह से ये विस्कस होता है। जैसे ब्लड विस्कस फ्लूइड होता है, ऐसे ही प्रोटोप्लाज्म भी क्या होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कोसिटी होती है, इलास्टिक होते हैं, ग्रेनुलर होते हैं। इट कैन बी स्ट्रेच, जैसे थ्रेड को स्ट्रेच करते हैं। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, मतलब जो ऐसे मतलब क्रिएचर्स होते हैं, कुछ ऐसे दिखाए जाते हैं, तो जब वो कोई चीज़ निकालते हैं तो थ्रेड लाइक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो थ्रेड लाइक एकदम स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, विच रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे रबड़ की तरह होते हैं, ठीक है। व्हेन रिलीज्ड इट अपीयर्स फोमी एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसी की वजह से ये फोमी दिखते हैं, फोम की तरह दिखते हैं। इट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और याद रखना जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बाहर से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है या कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्स करते हैं, उसके फेवर में रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये तो हो गया प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग मैटर है सेल का, ठीक है। इसका कंपोजिशन मैंने नेक्स्ट टॉपिक में लगा दिया है, देख सकते हो आप कि वाटर कितना होता है, प्रोटीन कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, लिपिड होती हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, आरएनए और डीएनए। आप देख सकते हो आरएनए का अमाउंट ज़्यादा है डीएनए से। याद रखना आरएनए एबंडेंट ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टू द डीएनए, क्योंकि आरएनए कई जगह प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम अगर बन रहा है तब भी आरएनए प्रेजेंट है, तो इसीलिए आरएनए का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। एक टर्म आपके लिए यहाँ पे नया होगा, हाइलोप्लाज्म। तो नोट कर लो, हाइलोप्लाज्म मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेल। आपको पता है इन द सेल, इनसाइड द सेल ऑल द ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अगर हम सारे ऑर्गेनल को साइटोप्लाज्म में से रिमूव कर दें तो जो भी साइटोप्लाज्म का पार्ट है उसको क्या बुलाते हैं हम, हाइलोप्लाज्म। तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, यही एक टर्म आपके लिए यहाँ पे नया है। बाकी यू नो ईच एंड एवरी टर्म, जो भी यहाँ पे टर्म प्रेजेंट है सब आपको पता है, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा। हाइलोप्लाज्म मतलब एक फार्मूला मैंने बता दिया अच्छे से कि हाइलोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या होता है, सेल साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म में से अगर हमने सारे ऑर्गेनल को सेपरेट कर दें तो जो भी फ्लूइड पार्ट बच रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं, हाइलोप्लाज्म बुलाते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हो गया केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ये केमिकल कंपोजिशन हो गया। Now come to the next topic, that is cell membrane. Now we are going to study about the eukaryotic cell. अब हम जो भी पार्ट पढ़ेंगे वो सब यूकैरियोटिक सेल का होगा, और सबसे पहला पार्ट जो आ रहा है दैट इज केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो बाद में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें सारे पार्ट्स के बारे में जब पता लग जाएगा तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, आपको आराम से अपने आप ऑटोमेटिकली आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपने 9th में पढ़ा है कि उसको क्या बुलाते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इतना तो पता ही होगा। एंड सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये 9th की बुक में लिखा था, लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पे इन द क्लास 11 वी विल स्टडी इन डिटेल, हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसका जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है आप इस डायग्राम में देख सकते हो, आपके बुक में जो डायग्राम बना है वो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप फोकस यहाँ पे करना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि डायग्राम गलत है, वो आपको क्लियर नहीं होगा, उसमें ऐसा बना हुआ है ना कि आपको लगेगा कि ये बना क्या हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से एनसीईआरटी से अलग हटके डायग्राम लगा दिया है जिससे आपको बहुत इजी हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाई लिपिड लेयर एक पार्ट दिख रहा है, लिपिड बाई लेयर। बाई का मतलब होता है दो, लिपिड की दो लेयर होती हैं, एक ऊपर दिख रही है आपको, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो ऊपर दिख रही है ये पूरी ऐसे, ये एक लिपिड की लेयर है और दूसरी लेयर नीचे है, ये दो लिपिड की लेयर हो गई, समझ में आया, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई लिपिड लेयर। उसके बाद बीच बीच में प्रोटीन्स होती हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इस तरह से प्रोटीन होती हैं। कुछ प्रोटीन होती है जो इंटीग्रल होती हैं और कुछ प्रोटीन होती है पेरीफेरल होती हैं। पेरीफेरल मतलब समझ में आ गया होगा, जैसे मान लो ये मेरी जो रिंग है ये पेरीफेरल है,
ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पेरीफेरल है, लेकिन अगर इसी रिंग को मैं यहाँ पे रख दूँ, अपने दोनों पाम के बीच में रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो जैसे आइसबर्ग्स नहीं होते सी में, जैसे आइसबर्ग्स फ्लोट किया करते हैं, एकदम वैसे ही यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन का भी अरेंजमेंट होता है। तो जैसे प्रोटीन्स जो है वो आइसबर्ग्स में, जैसे आइसबर्ग्स जो है वो सी में फ्लोट किया करते हैं, एकदम वैसे ही प्रोटीन भी फ्लोट किया करते हैं लिपिड की चेन पे। तो ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट मेरा दोनों क्या है, लिपिड है। ठीक है, ये लिपिड की बाइलेयर हो गई। कुछ प्रोटीन क्या होती हैं, पेरीफेरल होती हैं, जैसे रिंग की तरह, और कुछ प्रोटीन होती है बीच में होती है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो लिपिड की बाइलेयर होती है और प्रोटीन। तो मेनली द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड की बाइलेयर होती है और प्रोटीन की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, पेरीफेरल भी होती है और इंटीग्रल भी होती है। अब आप देख सकते हो कहीं कहीं पे प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट की चेन जुड़ी हुई है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइको, और प्रोटीन तो उसको क्या बुलाएंगे, ग्लाइको प्रोटीन। कहीं कहीं पे लिपिड से जुड़ा होता है तो उसको क्या बुलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। जो लिपिड होता है उसमें फॉस्फेट अगर जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं फास्फोलिपिड। तो इसीलिए यहाँ पे फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, जिसमें फॉस्फेट भी ऐड होता है। क्लियर है? तो प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, लिपिड क्या हो सकती है, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या हो गया कि अगर लिपिड से क्या अटैच है, प्रोटीन लिपिड से अगर क्या अटैच है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, तो उसको क्या बुलाते हैं, ग्लाइकोलिपिड। क्लियर हो गया? तो इस तरह से केमिकल कंपोजिशन थोड़ा समझ में आया। अभी और आगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे जो एक्सेप्टेड मॉडल है, जब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन दिखती कैसे है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं, एवरीथिंग, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए, अपने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए, अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। उसमें सबसे जो एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, उसका जो नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगर और निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसको डिक्टेट करता है, किसके बारे में बताता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताता है। एट द प्रेजेंट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मेम्ब्रेन कंटेन अ बाई मॉलिकुलर लेयर। बाई मॉलिकुलर मतलब दो लेयर, कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो नाम से ही पता लग गया, फॉस्फेट भी होगा और लिपिड भी होगी। दीज लेयर आर लिंक्ड विद ईच अदर। ये दोनों लेयर एक दूसरे से लिंक होती है बाई द इनर एंड ऑफ लिपिड, जो अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट डायग्राम में। इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, विच आर नॉन पोलर। नॉन पोलर और पोलर का मतलब यहीं पे समझ लो, जैसे ये ऐसे है तो ये पोलर है, और ऐसे अगर मैंने बता दिया तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर। तो ये पार्ट ना बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और ये पार्ट अंदर की तरफ होता है। तो इस तरह से जो दोनों पार्ट हैं, मतलब जो दोनों लेयर हैं, वो एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होती हैं, नॉन पोलर पार्ट से। ठीक है, नॉन पोलर, एंड इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये भी एक रीज़न है कि ये पार्ट अंदर की तरफ होता है। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब होता है डरना। अगर आपको कोई फोबिया है तो फोबिया का मतलब क्या होता है, डरना। मतलब उससे रिएक्शन, अगर वो उसको एक्वस एनवायरनमेंट मिल गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है फास्फोलिपिड का, वो अंदर की तरफ होता है, जिसको हम नॉन पोलर रीजन या टेल रीजन बोलते हैं। ठीक है, और जो पोलर पार्ट होता है, मतलब जो हेड पार्ट होता है, वो स्फेरिकल होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। उसको वाटर से कोई डर नहीं लगता, एक्वस एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो वो कहाँ पे होता है, आउटर सरफेस पे होता है। क्लियर है? अभी डायग्राम में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो, ये जो छोटे छोटे येलो कलर के आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये पोलर पार्ट हैं। पोलर पार्ट मैंने अभी बताया कि ये क्या होते हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक। और ये जो इस तरह से टेल पार्ट है, इस तरह से ऐसे है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये नॉन पोलर पार्ट होता है। तो जो पोलर पार्ट होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है, और जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरह से लिपिड की बाइलेयर अरेंज होती है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है। अब अलग अलग जगह पे देख सकते हो कि ग्लाइकोलिपिड, ये देखो, अब लिपिड की चेन पे अगर कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ गया तो वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड बन गया। प्रोटीन की चेन पे अगर ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो उसको क्या बुलाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बुलाते हैं। कुछ प्रोटीन देख सकते हो फ्लोट कर रही हैं, ये इस तरह से, जैसे सी है ना, उसमें ऐसे ऐसे फ्लोट कर रही हैं। और कुछ प्रोटीन देख सकते हो इंटीग्रल है, बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो होती है ना, ये चैनल मेंटेन करती हैं। ये जैसे चैनल आपके घर में या स्कूल में आपने देखा होगा, चैनल लगा होता है, तो चैनल खुलता है तो लोग स्टूडेंट्स जो है मूव करने लगते हैं, चैनल बंद हो जाता है तो नहीं मूव कर पाते।
गेट जैसे होता है, तो एकदम वैसे ही चैनल प्रोटीन का काम होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल आता है तो उसको चैनल के थ्रू ये इनटेक कर लेते हैं, अंदर की तरफ अलाउ कर देते हैं। ये चैनल हमेशा नहीं ओपन होते, बंद भी हो जाते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। जब इनकी नीड होती है तो ओपन हो जाते हैं, जब नीड नहीं होती तो क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से चैनल प्रोटीन होती हैं। और कुछ क्या होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं। चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन वो स्ट्रक्चरल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। क्लियर है? तो इस तरह से आपको डायग्राम में समझ में आ गया। अब आपको क्लियर हो गया ना, इस डायग्राम को बना लेना, ये ड्रॉ कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, उसको ड्रॉ कर लेना। जिस तरह से बना है इस तरह से बनाने की कोशिश करना, बहुत इजी है। ठीक है, और अगर आपको डायग्राम पे अगर आप फोकस करके चल रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोलेस्ट्रॉल लिखा है, कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का लिपिड होता है। ठीक है, आपको पता है 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारे बॉडी में, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है कि जब सनलाइट पड़ती है स्किन पे तो वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन डी बना लेता है, तो दैट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिपोजिशन होके वो स्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज की थिकनेस को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो अब आ जाओ, सम प्रोटीन आर लूजली बाउंड एट द पोलर सरफेस ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल, दीज आर कॉल्ड पेरीफेरल। मैंने आपको रिंग वाला एग्जांपल लेके बताया था ना कि ये क्या होते हैं, पेरीफेरल होते हैं। और इसी को क्या बुलाते हैं, एक्सटर्नेसिक प्रोटीन बुलाते हैं। वाइल अदर पेनिट्रेट, जो बीच में होती हैं पेनिट्रेट कर जाती है, जिसको बोलते हैं हम इंटरनेसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर है? तो इस तरह से 2 टाइप की प्रोटीन होती है, एक इंटीग्रल होती हैं और एक क्या होती हैं, पेरीफेरल होती हैं। पेरीफेरल को एक्सटर्नेसिक और इंटीग्रल को इंटरनेसिक प्रोटीन बुलाते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वॉज डिस्क्राइब बाई इट्स ऑथर, मतलब वही सिंगर एंड निकोलसन, एज प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ लिपिड। मतलब ऐसा दिखता है जैसे प्रोटीन के आइसबर्ग्स हैं, कहाँ फ्लोट कर रहे हैं, सी में फ्लोट कर रहे हैं। The peripheral protein are those part of the integral protein that occur on the outer membrane, जो outer membrane पे होते हैं surface, frequently contain chain of sugar, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अभी मैंने आपको दिखा दिया कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है। सम ऑफ द लिपिड एट द आउटर सरफेस, हमेशा याद रखना जितने भी आउटर सरफेस होंगे उसी से कार्बोहाइड्रेट मतलब जो ग्लाइकोजन है वो ऐड होगा, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन। और आपने ये तो सुना होगा कि किसी का भी ऑर्गन, किसी के भी ऑर्गन में हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो किसी ए पर्सन की, कोई पर्सन है ए, उसकी किडनी फेल हो गई और कोई पर्सन है बी, तो हम कहेंगे लाओ भाई तुम ऐसे डॉक्टर मत बनना भाई कि बी जो किसी की भी किडनी किसी के अंदर लगा दिया, किसी को कोई ऑर्गन किसी के अंदर लगा दिया, नहीं, वो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट मतलब वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो एक सेल, हमारी जो अपनी सेल है, वो हमारी सेल को आइडेंटिफाई करती है। वो जानते हो किसकी वजह से करती है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इसी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से एक सेल दूसरे सेल को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। समझ में आया? और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, मैंने अभी आपको बता दिया। क्लियर है? तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल को आइडेंटिफिकेशन करने में। इसी को आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी लिख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ specificity of these glycoprotein and glycolipid, cells apparently recognize one another, जो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू रिकॉग्नाइज देयर ओन काइंड इज सिग्निफिकेंट टू इम्यून रिस्पॉन्स। अभी मैंने बताया ना कि किसी का ऑर्गन किसी के बॉडी में नहीं लगा सकते, इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। जैसे ब्लड को जब ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं और ट्रांसप्लांट जब करते हैं, कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ही हैं जो एज अ मतलब ऐसे बैरियर बिहेव करती हैं, जो रिकॉग्नाइज करती हैं एक सेल से दूसरे सेल को। क्लियर है? ठीक है, नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? एक फंक्शन तो आपको 9 से ही पता है कि इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और मैंने जब सेल को कंपेयर किया था रूम से, तो मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एकदम डोर की तरह होता है। ठीक है, गेट कीपर की तरह होता है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। अगर मान लो हर कोई, एवरीथिंग विल एंटर इन द सेल, देन व्हाट विल हैपन, द डिग्निटी ऑफ द सेल विल लॉस एंड सेल विल डिस्ट्रॉय, और सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इट एक्ट एज अ गेट कीपर फॉर द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ मेनी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन सेल मेटाबॉलिज्म। सम सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू विद ईज। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे आप अपने घर में जब जाते हो तो बहुत आराम से मूव कर जाते हो, लेकिन मैं अभी आपके घर में आऊँगा, ठीक है, तो आप कहोगे असाइनमेंट चेक करने आए होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम पूछने आए होंगे क्लास क्यों नहीं लेते, इसीलिए मम्मी बोल दो है नहीं, गेट कीपर से बोल दिया सर है नहीं, ठीक है, कोई है नहीं घर पे,
इस तरह से। तो आपको कुछ लोग तो बड़े इजी मूव कर जाएंगे, अगर मैं आपका फ्रेंड होता तो आप बड़े मैं भी इजीली मूव कर जाता, ठीक है। लेकिन जितनी इजीली आप मूव कर सकते हो उतना इजीली ना आपका फ्रेंड मूव कर सकता है, ना आपका कोई भी रिलेटिव अंदर आ सकता है, समझ में। उसके बारे में एक बार आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। एकदम वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं तो बड़े इजीली फ्लो कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको डिफिकल्टी होती है। परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर और मूवमेंट ऑफ गैसेस का। शुगर, प्रोटीन, मेनी अदर सेलेक्टेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली नहीं पास हो सकते, उनका सेलेक्टिव बिहेवियर होता है, उनको सिलेक्शन करके तब उनको इनटेक किया जाता है, ठीक है। तो सिलेक्शन, सेलेक्टिवली, इसीलिए इसका नाम ही है सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक। चलो, ये मैंने एक पॉइंट लगा रखा है क्योंकि मुझे टाइप करना पड़ता पूरा पॉइंट, और मुझे पूरा ही पॉइंट अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने पूरी फोटो लगा दी, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लो, फंक्शन ही है, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन लिखा हुआ है, द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अलाउ द सेल टू कंट्रोल एंड मेंटेन इट्स इंटरनल कंपोजिशन। अगर हर कोई मटेरियल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, मतलब बाहर से अगर वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा तो सेल की जो डिग्निटी है, सेल का जो कंपोजिशन है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो स्मॉल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सच एज O2 एंड CO2 आर सॉल्युबल इन लिपिड, वो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, एंड देयरफॉर कैन रियडली रीअब्जॉर्ब, वो आराम से अक्रॉस, मतलब क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो लिपिड में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनचार्ज होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे H2O कैन डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, वो भी डिफ्यूज कर सकता है क्योंकि वो क्या है, स्मॉल है और अनचार्ज मॉलिक्यूल है। बट लार्जर, अगर कोई मॉलिक्यूल लार्ज है, ठीक है, अनचार्ज है लेकिन लार्ज है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स हो गए, तो वो बहुत जल्दी मूव नहीं कर सकते, मतलब उनका जो क्रॉस है ना, मतलब दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ईजिली। जैसे H+ कंसंट्रेशन है, H+ आयन है, वो भी जो है डिफ्यूज़ नहीं कर सकता बहुत ईजिली। दीज मॉलिक्यूल पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वाया एक्शन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। नाम पे ध्यान दो, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लगी होगी, उसके थ्रू वो जा सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। वो प्रोटीन जब तक उनको अलाउ नहीं करेगी तब तक वो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते। इन्हीं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं। तो पहली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है चैनल प्रोटीन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि चैनल, जैसे आपने स्कूल में, घर में चैनल देखा होगा, तो चैनल ओपन हो जाता है, चैनल प्रोटीन ओपन हो जाती है और उसके बीच से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जब बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब होता है जैसे ये सेल है और सेल के बाहर, यहाँ से जब उसको सिग्नल मिलेगा, जैसे चैनल के बाहर प्योन खड़ा हुआ है, उसको प्रिंसिपल ने बोला ओपन द चैनल, तो उसने ओपन कर दिया चैनल को और स्टूडेंट्स मूव करने लगे। जब उसने बोला अरे भाई टाइम अप, तो क्लोज द चैनल, चैनल को क्लोज कर दिया, तो वो किसके सिग्नल पे क्लोज और ओपनिंग हो रही है, आउटसाइड के जो सिग्नल हैं उससे वो क्या कर रहा है, ओपन और क्लोज हो रहा है। तो ऐसे ही चैनल प्रोटीन होती है जो इंटीग्रल प्रोटीन की टाइप की होती है और वो ओपन हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स मूव इन कर जाते हैं। तो दीज प्रोटीन फ्रॉम ओपन हाइड्रोफिलिक पोर्स फॉर्म कर देते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलाउइंग द पैसेज ऑफ एनी मॉलिक्यूल ऑफ एप्रोप्रिएट साइज। ये मॉलिक्यूल बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, एक एप्रोप्रिएट साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मूव कर जाते हैं। The proteins are concerned specificity with inorganic, जैसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे Na+, ठीक है, इनऑर्गेनिक आयन है ये, इनऑर्गेनिक आयन को क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सो आर रिफर्स टू एज आयन चैनल। इसीलिए हम चैनल प्रोटीन को क्या बुला सकते हैं, आयन चैनल भी बुला सकते हैं। द पोर्स फॉर्म्ड आर नॉट परमानेंटली ओपन, मैंने अभी बताया ना कि ऐसा नहीं कि हमेशा ओपन रहेंगे, ये क्लोज हो जाते हैं। किसके सिग्नल पे काम करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल पे काम करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम लगा दिया है, आप देख सकते हो। ये तो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, बाइलिपिड लेयर, बीच में एक ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब चैनल प्रोटीन लगी हुई है, और ये एक्वस पोर होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। तो जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्वस होते हैं वो भी इसमें एंटर कर सकते हैं। तो एक्वस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक्वस पोर क्लियर करता है, ठीक है। और इस तरह से जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, H+ है, ठीक है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, वो सब अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। ये सेल की बाहर का साइड हो गया, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये हो गया इंट्रा सेलुलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, लास्ट है कैरियर प्रोटीन।
अब कैरियर प्रोटीन मतलब जान से कैरियर मतलब क्या, जो एक को ले जाए। जैसे मुझे आपके घर में कोई नहीं जानता लेकिन आप जानते हो, तो मैं जब आऊँगा तो आपको कॉल कर दूंगा कि भाई बाहर आ जाओ, तो आप आ जाओगे बाहर, आप मेरे को क्या करोगे, रिसीव करोगे, और रिसीव करने के बाद अपने अंदर मतलब घर के अंदर लेके जाओगे। समझ में आ गई बात? तो आप किसकी तरह बिहेव कर रहे हो, कैरियर की तरह बिहेव कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मुझे जानते हो तो पैसिवली कोई एनर्जी लॉस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मुझे नहीं जानते तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको अपना रेफरेंस देना पड़ेगा, फ़ोन कॉल करना पड़ेगा, अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, अपने आने का पर्पस दिखाना पड़ेगा, तो इस तरह से मुझे एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। तो जो कैरियर प्रोटीन होती है ना, वो ऐसे मूव करती है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके उसको अंदर की तरफ मूव कर जाती है। These proteins selectively bind and transport specific small molecule जैसे ग्लूकोज, एक्ट एज एंजाइम टू फैसिलिटेट, जैसे एंजाइम हेल्प करते हैं फैसिलिटेशन में, ऐसे ये भी हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में। कैरियर प्रोटीन आफ्टर बाइंडिंग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जैसे मेरे हाथ को देखो, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल बाइंड हो गया, ये स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है, अभी ये ऐसे थे अब ये ऐसे हो जाएंगे, तो जो भी मॉलिक्यूल इससे बाइंड होगा उसको अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो इस तरह से ये कैरियर प्रोटीन ऐसे हैं, सॉल्यूट इसमें आके बाइंड हुआ, अब देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हो गया, समझ में आया? तो आउटसाइड ऐसे हैं और इनसाइड ऐसे हो गए, तो इनका स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से ये मॉलिक्यूल्स को क्या कर दे रहे हैं, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है, मतलब उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो आराम से ईजिली मूव करने लगते हैं, उनको कोई कैरियर प्रोटीन की नीड नहीं होती है। तो इस तरह से ये डिफ्यूज़न हो रहा है, और ये किस टाइप का डिफ्यूज़न है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है। क्यों? क्योंकि कैरियर प्रोटीन क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया? तो इस तरह से आज हम लोग ने बड़ा टॉपिक क्लियर कर लिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, किस तरह से प्रोटीन और लिपिड की अरेंजमेंट होती है, ग्लाइकोलिपिड क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, उनकी सिग्निफिकेंट रोल क्या है ट्रांसप्लांटेशन में और ऑर्गन के डोनेशन में, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में। ठीक है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या होता है, 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड। तो यहाँ पे एक्टिव जब होगा तब एनर्जी की लॉस करनी पड़ेगी, लेकिन जब पैसिव होगा वो चाहे फैसिलिटेटेड हो चाहे वो आराम से डिफ्यूज़न वाले में, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर है? तो सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशन एंड कंफर्म यू आर लाइकिंग द सेशन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको टॉपिक समझ में ना आए। ठीक है, तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाउ यू आर लाइकिंग द सेशन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।